11th क्लास के फिजिक्स का एक नया चैप्टर है, उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो 11th क्लास के फिजिक्स का पहला फर्स्ट पार्ट जो है बुक का वो हम लोग देखेंगे। तो हम लोग जो पहले चैप्टर्स को डिस्कस किए हैं वो कौन कौन से चैप्टर डिस्कस हुआ है, और आज जो हम लोग जो चैप्टर डिस्कस करेंगे वो है वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो वर्क, एनर्जी एंड पावर कौन सा चैप्टर है, तो हम लोग देखेंगे 5th चैप्टर है कि 4th चैप्टर है। तो पहले हम लोग एट अ ग्लैंस देख लेंगे। दैट इज हम पहला चैप्टर एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी जिसमें से फिजिक्स का एनसीईआरटी फिजिक्स, जिसमें से 2 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में जैसे कि क्या है, पहला था फिजिकल वर्ल्ड, पार्ट 1 में, तो ये पार्ट 2 में। सेकंड यूनिट्स एंड मेजरमेंट, थर्ड चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, थर्ड चैप्टर जो कि ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। फोर्थ चैप्टर इसका मोशन इन अ प्लेन, इसको काइनेमेटिक्स भी बोलते हैं या रेक्टिलिनियर मोशन, काइनेमेटिक्स। फोर्थ चैप्टर दैट इज मोशन इन अ प्लेन, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। दैट इज 2 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन। मोशन 5th चैप्टर दैट इज लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इसमें हम लोग न्यूटन्स लॉ पढ़े थे, न्यूटन्स लॉ, तो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ के बारे में पढ़े थे। फिर इसमें कोलिजन के बारे में पढ़े थे, मोमेंटम के बारे में पढ़े थे, है ना। और कॉज ऑफ, ये क्या है, कॉज ऑफ मोशन, तो कॉज ऑफ मोशन और फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सब सारा हम लोग यहाँ डिस्कस किए थे। इसके बाद से फिर 6th चैप्टर है वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो ये चैप्टर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। 11th क्लास की फिजिक्स है वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो वर्क, एनर्जी, पावर क्या है, तो पहले डिस्कशन हम लोग देखेंगे कि वर्क जो है एक तरह क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी जो कि हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे, यहाँ पे 4th चैप्टर में दैट इज मोशन इन अ प्लेन में, कि विच आर स्केलर एंड विच आर वेक्टर्स क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज ओनली magnitude but no direction is called scalar quantity, and vector quantities are the physical quantity which has both magnitude as well as direction. तो स्केलर में क्या क्या था, स्केलर क्वांटिटी में था स्केलर्स that is mass, density, time, distance, speed, वर्क, etc. ये क्या स्केलर क्वांटिटी था। फिर हम लोग पढ़े थे क्या, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर्स में कौन कौन सा, वेक्टर जिसमें दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, जिसमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, इट इज मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब जितने भी फील्ड होते हैं ये सारे क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, जिसका क्या कुछ फिक्स डायरेक्शन होता है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो हम लोग यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी का अपना प्रोडक्ट हम लोग देखेंगे वर्क, एनर्जी एंड पावर में जो टॉपिक है। तो पहला जो टॉपिक है वो हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। फिर डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, दैट इज स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है,
फिर यूनिट वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, फिर प्रोजेक्शन क्या होता है या कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर कंपोनेंट क्या होता है या प्रोजेक्शन क्या होता है, तो वो हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो पहला हम लोग यहाँ पे चैप्टर लिख लेते हैं, चैप्टर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर। चैप्टर है जिसमें से हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज स्केलर प्रोडक्ट। और इसको हम लोग बोल सकते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो दो वेक्टर्स है, तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, तो दो वेक्टर्स जैसे रैंडम यहाँ कंसीडर कर लेते हैं, दिस इज अ वेक्टर ए एंड दिस इज अ वेक्टर बी एंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर इज थीटा। देन डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, तो डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे इस तरह लिखेंगे दैट इज ए डॉट बी, ये दो वेक्टर्स है, इज रिटन एज ए का मैग्नीट्यूड, फिर लिखते हैं बी का मैग्नीट्यूड एंड द एंगल कॉस थीटा। इस तरह से इसको इस तरह भी लिख सकते हैं दैट इज ए बी कॉस थीटा, और इट इज रिटन एज व्हाट, दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ बी, ये बी का प्रोजेक्शन अलोंग या ऑन ए, इट इज क्या लिख सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, and it is also written as that is a cos theta into b, और इसमें ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ ए का प्रोजेक्शन किधर, बी की तरफ, दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ ए और वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। इसको कैसे दिखाएंगे, तो यहाँ पे इस तरह दिखा सकते, इस तरह से suppose this is vector B and this is vector A, तो यहाँ से क्या लेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अगर यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल में ये इसका B का जो कंपोनेंट है, ये B वेक्टर जो है, इस B वेक्टर का कंपोनेंट किधर हो जाएगा, प्रोजेक्शन A की तरफ, यहाँ से आता है ये वेक्टर A और यहाँ से आता है जो कंपोनेंट होगा दैट इज इट इज B cos थीटा। तो ये जो डिस्टेंस होगा यहां से आकर ये क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा आता है, बी का क्या होगा, बी का कंपोनेंट या प्रोजेक्शन वैल्यू किधर ऑन ए, दैट इज ये क्या हो गया बी कॉस थीटा इनटू ए, ये प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग या ऑन ए हो जाएगा। इसी तरह दूसरा भी निकाल सकते हैं, दूसरा क्या इस तरह का, दिस इज वेक्टर ए and this is vector B, then drawing perpendicular, यहाँ पे कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, ये परपेंडिकुलर हो गया, दिस इज वेक्टर ए, तो वेक्टर ए का यहाँ क्या एंगल थीटा होगा दैट इज ए cos थीटा, तो यहाँ से आते क्या आ जाएगी, ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ए cos थीटा और ए cos थीटा, ये डिस्टेंस आ जाएगा दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग B या ऑन B या कंपोनेंट ऑफ A along B, ये इस तरह से A cos थीटा, दिस इज A cos थीटा और B, ये प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B, इस तरह से हम प्रोजेक्शन देख सकते हैं। तो ये डॉट प्रोडक्ट था, डॉट प्रोडक्ट में हम लोग प्रोजेक्शन भी लिख सकते हैं, और इट इज स्केलर प्रोडक्ट। तो द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, तो दो वेक्टर्स का ये हो गया, दोनों का मैग्नीट्यूड ऐसे भी नोट कर सकते हैं या सिंपली ए और बी लिख सकते हैं, cos थीटा लिख सकते हैं। अगर cos थीटा यहाँ निकालना है तो cos थीटा सिंपली लिख सकते हैं क्या, ए बी ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इस तरह से cos थीटा भी निकाल सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट निकालना है किसका, यूनिट वेक्टर्स का। यूनिट वेक्टर जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में, तीन एक्सिस में क्या होता है, यूनिट वेक्टर आई जे के होता है। तो आई का डॉट प्रोडक्ट, जे जे का डॉट प्रोडक्ट, के का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, तो वो सब हम लोग देखेंगे। यहाँ डॉट प्रोडक्ट देते हैं यूनिट वेक्टर्स का।
यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर जैसे कि दो यूनिट वेक्टर्स है आई डॉट आई, तो क्या आ जाएगा? यूनिट वेक्टर क्या आता है? द वेक्टर विच हैज मैग्नीट्यूड 1 बट अ फिक्स्ड डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो आई है अलोंग एक्स एक्सिस, तो यहाँ क्या आ जाएगा? आई का मैग्नीट्यूड इंटू जेड, आई का मैग्नीट्यूड, और क्या आ जाएगा? कॉस 0 हो जाएगा, क्योंकि आई तो दोनों सेम डायरेक्शन के कॉस 0 हो जाएगा। कॉस 0 दैट इज 1 का मैग्नीट्यूड, 1 का मैग्नीट्यूड फिर 1, और आई का मैग्नीट्यूड 1, फिर इस आई का मैग्नीट्यूड 1 और कॉस 0 इज 1, देयरफॉर इट इज 1। दैट इज आई डॉट आई क्या 1 हो जा रहा है। सिमिलरली जे डॉट जे एंड के डॉट के इज इक्वल टू 1, एंड हेंस ये तीनों क्या हो जाता है? इक्वल टू 1 हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ इस तरह कंसीडर करें आई डॉट जे, तब क्या हो जाएगा? तो आई का मैग्नीट्यूड ऐसे लिखते हैं, फिर जे का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? cos 90, बिकॉज ये क्या हो जाएगा? ये आई हो गया, दिस इज आई, और ये क्या हो गया? जे हो गया, दिस इज जे। फिर दोनों की चलिए कितना हो गया? 90, तो cos 90 इज व्हाट? 0. So 1 into 1 into 0, that is it is 0. So we can write similarly I dot j equal to j dot k dot I और इक्वल टू 1। ये तीनों क्या है? इक्वल टू। यानी जब डॉट प्रोडक्ट सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है तो वो यूनिट वेक्टर में 1 आ जाएगा, या डॉट प्रोडक्ट अगर सेम वेक्टर का होता है तो ए स्क्वायर आ जाता है, या कुछ उसी का स्क्वायर आ जाता है। तो उसी तरह यहाँ पे हम लोग देखेंगे दो वेक्टर्स कंसीडर करते हैं। लेट्स कंसीडर टू वेक्टर्स A such that AXI plus AYJ plus AZK, and another vector B which is BXI BYJ and BZK. So the dot product, that is A dot B, is written as AXI AYJ AZK dot product BXI BYJ और BZK। तो ये दो वेक्टर्स ए जरिए जिसमें से एक्स ए वाई एजेड है और बी एक्स बी वाई बी जेड है। अब ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करने की इस तरह से क्या हो जाता है कि ये डॉट प्रोडक्ट जो यहाँ पे ये जो होता है इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो होता क्या है कि जब इसको ए एक्स आई को मल्टीप्लाई करेंगे बी एक्स आई से, तो एक्स और बी एक्स हो जाएगा, एक्स और बी एक्स हो जाएगा, और आई डॉट आई हो जाएगा, आई डॉट आई हो जाएगा। बट जब इसको एक्स आई और बी वाई जे करते हैं तो आई डॉट जे हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर एक्स को अगर बी जेड से मल्टीप्लाई करते हैं तो आई डॉट के हो जाएगा, जो कि फिर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? सिर्फ सेम वेक्टर्स है, यूनिट वेक्टर्स वाला रह जाएगा। दैट मींस ये हो जाएगा प्लस, फिर इसका इसके साथ हो जाएगा, दैट इज ए वाई और बी वाई हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? जे डॉट जे हो जाएगा, फिर इसका इसके साथ आ जाएगा, दैट इज ए जेड के ए जेड और बी जेड के डॉट ए हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ क्या लिख सकते हैं? आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, दैट इज ये सिर्फ एक्स वाला टर्म सर्वाइव करेगा, एग्जिस्ट करेगा, एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ये सिंपली ये आएगा, दैट मींस ए डॉट बी, अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करना है तो सिंपली एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई एंड ए जेड बी जेड आ जाएगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे तीनों सेम वेक्टर्स रहता, यानी कि दो सेम वेक्टर रहता, यानी ए डॉट ए का यहाँ करना रहता है, ए डॉट ए अगर ए डॉट ए, तब क्या होता है?
तो सेम वेक्टर्स हो जाता, तो ए का एक्स के साथ मल्टीप्लाई होता, ए वाई के साथ मल्टीप्लाई होता, ए जेड के साथ मल्टीप्लाई हो जाता, तो क्या हो जाता है एक्स इंटू ए एक्स लिखेंगे, फिर प्लस ए वाई इंटू ए वाई लिखेंगे, फिर प्लस ए जेड इंटू ए जेड लिखेंगे, जो कि क्या होता है ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, इस तरह से आ जाता है। फिर यहाँ पे बता रहे थे अगर ये दोनों, अभी तो ए इंटू ए क्या हो गया, सेम डायरेक्शन में आ गया, यानी कि एंगल 0 हो जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों अगर परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे, यानी कि ये ए हो जाता है, ये इधर बी हो जाता है, और दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री हो जाता है, तो क्या लिखते हैं यहाँ पे ए डॉट बी, जब यहाँ लिखते हैं तो क्या आ जाता है यहाँ पे ए डॉट बी 0 हो जाता है, क्योंकि दोनों वेक्टर पे क्या आ जाता है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो दोनों का टोटल क्या आ जाता है आई डॉट आई जे कॉलर टर्म होता है, टर्म यानी 0 हो जाता है। तो सिंपली यहाँ इतना याद रखना, यहाँ ए से लिख सकते हैं ए बी, और कॉस क्या लिख सकते हैं 90 लिख सकते हैं, ये भी फॉर्मूला बेस्ड लिख सकते हैं। ए डॉट बी क्या होता है ए बी कॉस थीटा, थीटा क्या दोनों के बीच एंगल 90 है, तो cos 90 is what 0, so it becomes 0, that is a dot b is 0 when the two vectors are perpendicular to each other। अगर दोनों perpendicular to each other, अगर दोनों पैरेलल है तो फिर दोनों का वेक्टर, दोनों का कुछ वैल्यू आएगा, लेकिन अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये कुछ रूल्स है। फिर इसमें हम लोग कुछ रूल्स जैसे प्रॉपर्टीज देखेंगे, दो वेक्टर्स है उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। यहाँ पे दो वेक्टर्स अगर इस तरह से, जैसे वेक्टर ये है एंड इट इज ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड ये है, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड ऐसे लिख सकते हैं या सिंपली ए लिखेंगे, और क्या रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर ये लिख सकते हैं। फिर इसे में हम लोग देखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वेक्टर्स का कुछ प्रॉपर्टी है दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी of two vectors. So let's consider two vectors A and B. So the dot product of the two, that is A dot B is equal to B dot A. and ये दोनों क्या हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ये कम्यूटेटिव, फिर यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हो गया कि जैसे ए डॉट तीन वेक्टर से बी प्लस सी इस तरह से, फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं ए डॉट बी लिख सकते हैं प्लस ए डॉट सी भी लिख सकते हैं, इस तरह से प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, इसका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जनरली होता है। तो इस तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो होल्ड करता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है, अब हम लोग यहाँ नेक्स्ट देखेंगे कि एग्जांपल है जिसमें से एंगल फाइंड आउट करना है। डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड एग्जांपल है। क्वेश्चन दिया गया है कि कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें कोई फोर्स लग रहा है और F इक्वल टू दिया गया है दैट इज 3i प्लस 4j माइनस 5k, ये न्यूटन में आ रहा है और ये डिस्प्लेस हो रहा है, कुछ डिस्प्लेसमेंट तक जा रहा है। यहाँ से तक डिस्प्लेसमेंट का वो वेक्टर दिया गया, हालांकि यह 3D में है, तो ये स्ट्रेट लाइन दिखा रहा है, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट है तो इसे क्या 3D में फोर्स लग रहा है इस टाइप का, यानी कि यहाँ डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट दिया गया है 5i 4j और 3k, ये मीटर इस तरह का ले सकते हैं। तो बता रहा है कि इसमें दोनों के बीच एंगल कितना हो, तो दोनों के बीच दोनों वेक्टर से दोनों के बीच एंगल क्या हो, तो सिंस F डॉट डी, ये जो दो वेक्टर्स दिया है दोनों वेक्टर क्या क्या लेंगे, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट लेंगे, फिर क्या आ जाएगा F हो जाएगा, तो D हो जाएगा, फिर क्या आ जाएगा cos थीटा आ जाएगा। तो सिंपली अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू आ जाएगा
एफ डॉट डी और डिवाइड में एफ का मैग्नीट्यूड और डी का मैग्नीट्यूड डिवाइड कर दें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एफ डॉट डी हमें निकालना है, तो एफ डॉट डी हम निकालते हैं। सिंस एफ डॉट डी तो क्या आता है यहाँ पे एफ का वैल्यू 3i प्लस 4j माइनस 5k डॉट 5i प्लस 4j प्लस 3k। ये तभी क्या होता है ये फिर वही मल्टीप्लाई दैट इज 3 का 5 से मल्टीप्लाई हो 4 का 4 से और माइनस 5 का 3 से। यहाँ क्या हो जाएगा 3 5 जा 15 आई क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर 4 4 जा प्लस 16, फिर 5 3 जा माइनस 15, तो माइनस 15 प्लस 15 कैंसिल आउट हो गया। दैट इज ये कितना आ गया 16 यूनिट लिख सकते हैं ये तरह का। ये भी यूनिट में सारे यूनिट में लिखेंगे, ये भी यूनिट लिखेंगे, यूनिट न्यूटन होगा मीटर होगा। तो यहाँ एफ डॉट डी कितना आ गया 16 यूनिट आ गया। अब एफ का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड यहाँ क्या कितना होगा, तो एफ का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, एफ का मैग्नीट्यूड अभी कुछ देर पहले बताया कि एफ का मैग्नीट्यूड इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दैट इज 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते कितना आ जाएगा 9 प्लस 16 प्लस 25, दैट इज 9 प्लस 16 प्लस 25, तो आ जा रहा है 20, दैट इज 50 आ जा रहा है, रूट 50 आ रहा है। इसी तरह डी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो डी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, डी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा वही सेम चीज आ जाएगा, क्या नंबर सेम है, दैट इज का भी यूनिट मैग्नीट्यूड आ जाएगा 50, फिर 50 यूनिट। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं सारा, दैट इज एफ डॉट डी आया था 16, तो 16 लिखिए, फिर एफ का वैल्यू एफ का मैग्नीट्यूड √59 √50 लिखिए, और फिर डी का मैग्नीट्यूड फिर 50 है तो 50 लिखिए। तो इस तरह से दोनों को मल्टीप्लाई करके 16 आ गया था, 50 × 50 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, तो 50 दो बार है तो 50 एक बार निकल जाएगा, दैट इज ये 8 हो जाएगा और ये 25 आ जाएगा, दैट इज 8/25 हो गया। इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज डेसिमल हम लिख सकते हैं, हम 8 को डिवाइड करेंगे 25 से, तो डेसिमल तो 0 हो गया 3 टाइम्स में 75, दैट इज 5 एंड यहाँ 0 है 0.3। तो cos थीटा इक्वल टू कितना आ रहा है, therefore थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 0.32 आ जाएगा। एक cos में 0.32 आ जाएगा, तो इसका जो भी वैल्यू आएगा 19 या 20 डिग्री सेल्सियस, तो वो सब निकाल सकते हैं। तो ये जो भी वैल्यू आएगा निकाल सकते हैं, जैसे कि cos 30 का वैल्यू कितना होता है, या cos 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 का वैल्यू 0.5 होता है, तो 0.5 से कम है, दैट मींस इसका वैल्यू आ जाएगा 45, cos 45 तो 1/√2 होता है, 1/√2 में 0.76 का आता है, तो ये उससे भी ज़्यादा आ जाएगा, दैट मीन्स ये 45 यानी 70 के आसपास में आएगा, 70 या 72 के आसपास में निकल आएगा, तो 70 या 72 या 75 भी आ सकता है। तो वो टेबल देखने से ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसका एक्चुअली एग्जैक्ट वैल्यू कितना आएगा। तो यहाँ पे जस्ट इनवर्स वैल्यू लिखती है, थीटा जो वैल्यू आएगा वो cos इनवर्स 0.32 आ जाएगा। तो ये सिंपली डॉट प्रोडक्ट था, इसी से हम लोग एंगल निकाल सकते हैं, जो कि पहले वीडियो के फर्स्ट में हम बताए थे कि एंगल कैसे निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट का। तो ये क्वेश्चन था, और फिर हम लोग यहाँ पे नोशंस पढ़ेंगे, नोशंस दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम का जो नोशंस होता है वो नोशन यानी वर्क और एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड, तो यहाँ नोशंस कुछ पढ़ेंगे। Notions of work and kinetic energy। तो काइनेटिक एनर्जी और वर्क के बीच में क्या है रिलेशनशिप है, वो हम लोग एस्टेब्लिश करेंगे। तो लेट्स कंसीडर इट, देयर इज एन ऑब्जेक्ट मूविंग with initial speed u under the influence of acceleration
of force, that is accelerated force, acceleration motion है, and after some time its final velocity becomes v and traveling at distance s, अगर s distance travel कर रहा है, that means एक ऑब्जेक्ट है जो इनिशियल स्पीड u से स्टार्ट कर रहा है, एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, एंड आफ्टर टाइम t या आफ्टर डिस्प्लेसिंग और डिस्प्लेसमेंट s it will have final velocity v. then हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, ये मास इसका m मान लेते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आ जाता है, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल टू क्या आता है, इनिशियल स्पीड का स्क्वायर प्लस 2as, ये तो हम लोग वेल नोन इक्वेशन है फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होता है जिसमें से एक हम लोग कंसीडर किया, दैट इज फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर होता है प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये होता है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ हाफ एम से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, both sides by half m, तो इस हाफ एम से दोनों तरफ यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन 1, तो क्या आ जाता है हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा, फिर इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर प्लस हाफ एम इंटू 2as, तो यहाँ से क्या ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये किसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर, ये तो क्या हो गया फाइनल हो गया, इक्वल टू ये क्या हो गया इनिशियल हो गया, प्लस मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू एस, अब ये के इनिशियल के इधर ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा के फाइनल माइनस के इनिशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है, एक तरफ फोर्स होता है और ये डिस्प्लेसमेंट होता है, दैट मीन्स ये क्या हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल के, और डेल के क्या फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं वर्क बोलते हैं, दैट मीन्स when there is change in kinetic energy del k equal to क्या होगा w आ गया, that means when there is change in kinetic energy on a body then work is done, and वो क्या होता है वर्क होता है, और ये वर्क कब होगा जब यहाँ पे एक फोर्स लगा होगा, तो किसी भी बॉडी पे जब कोई फोर्स लगता है तो उसमें क्या होगा डिस्प्लेसमेंट होगा, और जब डिस्प्लेसमेंट होगा along the direction of force applied then there is change in kinetic energy, एंड यहाँ पे क्या था कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यहाँ क्या के फाइनल हो गया, दैट मीन्स अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल के यानी के फाइनल माइनस के इनिशियल, और ये अगर टर्म पॉजिटिव आ गया दैट मीन्स क्या हो गया काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ, दैट मीन्स वर्क हुआ, इस ऑब्जेक्ट में क्या हुआ वर्क हुआ, दैट मीन्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क है, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी is the work done by the applied force, the external force, by the applied force along the direction of the force applied, along force applied, यानी कि along the force applied मतलब कि along नहीं होगा, यहाँ पे कह सकते हैं कि दैट इज डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग द फोर्स अप्लाइड होगा, यानी वर्क डन होगा, दैट मीन्स कह सकते हैं जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट पे क्या लगेगा फोर्स लगेगा तो उसमें क्या होगा, अगर काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज हुआ या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हुआ तो वर्क कोई ये जरूरी नहीं कि वर्क को हमेशा पॉजिटिव होगा, अगर काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज होता है दैट मीन्स वर्क इज डन बाय द अप्लाइड फोर्स विच इज पॉजिटिव, अगर क्या होगा कि फोर्स लग रहा है काइनेटिक एनर्जी फिर भी चेंज हुआ लेकिन इस जो चेंज हुआ दैट इज डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट मीन्स कि क्या हो गया वर्क डन नेगेटिव आएगा, दैट मीन्स वर्क डन फोर्स यहाँ लगाएगा, वर्क डन यहाँ पे ऑपोजिंग फोर्स लगाएगा या रेजिस्टिव फोर्स लगाएगा या ब्रेक अप्लाई करेगा तब उस समय वर्क डन होगा, तो इस तरह से क्या हो जा रहा है वर्क डन यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, या कह सकते हैं वर्क डन जो होगा वो दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो टोटल वर्क डन निकाल सकते हैं, टोटल वर्क डन में क्या वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, ये एक्सटर्नल फोर्स से वर्क करता है, और ये रेजिस्टिव फोर्स होगा तो ये भी रेजिस्टिव फोर्स होगा, तो नेट जो काइनेटिक एनर्जी होगा यानी ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स एंड वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स, ये दोनों के कारण जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, तो यहाँ हम लोग अभी सिंपली एक्सटर्नल फोर्स कंसीडर कर रहे हैं, रेजिस्टिव फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो हम लोग वहां पे देखेंगे जिसमें से
नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और ये जो फोर्स अप्लाई किया जाएगा वो कुछ कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो मोशन देखेंगे या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, कंजर्वेटिव मोशन या कंजर्वेटिव फोर्स में लग रहा है जो कॉज हो रहा है, या नॉन कंजर्वेटिव कॉज हो रहा है। तो वो सब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं हमें कमेंट बॉक्स पे। थैंक यू।